फर्क नजर आएगा। नमस्कार, एक नई सुबह की शुरुआत के साथ हम हाजिर हैं नए तेवर और नए क्लेवर के साथ। नया सवेरा के एक और खास अंक को लेकर मैं हूं कृतिका और मेरे साथ है मेरी सहयोगी भावना। धन्यवाद कृतिका। सुप्रभात, नमस्कार आप सभी को। अगले 1 घंटे में हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें और जिन प्रमुख खबरों पर आज हमारी नजर रहेगी वो होगी संसद के शीतकालीन सत्र में आज कौन कौन से विधायी कार्य हैं और सूचीबद्ध हैं। साथ ही जिन प्रमुख खबरों पर नजर होगी कृतिका, बिल्कुल जिस तरीके से कल सेंधमारी हमें कहीं ना कहीं संसद की सुरक्षा में देखने को मिली, उस पर भी किस तरीके से कार्रवाई आज की जाती है उस पर हमारी नजर रहेगी। आगे और भी इस तरीके की तमाम खबरें होंगी जी। और अगर खेल की खबरों की बात करें तो भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच T20 सीरीज में आज खेला जाएगा मुकाबला और साथ ही साथ साहित्य, संगीत, कारोबार और जीवन के संघर्षों से जुड़ी कहानियों को भी आपको दिखाएंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं सुबह की सुर्खियों के साथ। लोकसभा में आज पोस्ट ऑफिस संशोधन विधेयक 2023 पर चर्चा रहेगी जारी। वहीं राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू और कश्मीर से जुड़े 2 संशोधित विधेयकों को चर्चा के बाद पारित करने का रखेंगे प्रस्ताव। गृह मंत्रालय ने संसदीय सुरक्षा में सेंध से जुड़े मामले की जांच का दिया आदेश। सीआरपीएफ महानिदेशक के नेतृत्व में जांच समिति गठित। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने यूएपीए धारा के तहत मामला किया दर्ज। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस आज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हरियाणा को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार से करेंगी सम्मानित। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अमेरिकी संसद ने राष्ट्रपति जो बाइडेन के खिलाफ महाभियोग जांच को दी मंजूरी। बेटे हंटर बाइडेन के विवादास्पद अंतर्राष्ट्रीय सौदों के लेन देन को लेकर जांच को मिली हरी झंडी। डेमोक्रेट्स ने इस कदम को बताया राजनीति से प्रेरित। यूरोपीय संघ में यूक्रेन की सदस्यता पर ब्रुसेल्स में उच्च स्तरीय सम्मेलन आज। 50 बिलियन यूरो के व्यापक आर्थिक पैकेज पर भी यूरोपीय संघ के नेता करेंगे विचार। खेल की खबरों में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरा और निर्णायक T20 मुकाबला आज। सीरीज बराबरी के इरादे से मैदान पर उतरेगी टीम इंडिया। और FIH जूनियर हॉकी विश्व कप के सेमीफाइनल में आज भारत का जर्मनी से होगा सीधा मुकाबला। भारतीय टीम की जीत की लय को बरकरार रखते हुए फाइनल में अपनी जगह बनाने पर होगी सीधी नजर। और नया सवेरा में सबसे पहले देखते हैं देश भर की कुछ खास खबरें। संसद का शीतकालीन सत्र जारी है। संसद में आज कई अहम विधेयकों पर चर्चा हो सकती है। लोकसभा में आज पोस्ट ऑफिस संशोधन विधेयक 2023 पर चल रही चर्चा जारी रहेगी। विधेयक के पारित होने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भारतीय न्याय द्वितीय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा द्वितीय संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य द्वितीय विधेयक 2023 को चर्चा और पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। इन तीनों विधेयकों पर सदन में एक साथ चर्चा होगी। वहीं राज्यसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण विनियोग विधेयक संख्या 3 2023 और विनियोग विधेयक संख्या 4 2023 को चर्चा के बाद लोकसभा वापस भेजने का प्रस्ताव रखेंगी। इसके बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन दूसरा संशोधन विधेयक 2023 और केंद्र शासित क्षेत्र सरकार संशोधन विधेयक 2023 को चर्चा के बाद पारित करने का प्रस्ताव करेंगे। इन विधेयकों के पारित होने से जम्मू कश्मीर विधानसभा और पुडुचेरी विधानसभा में 33% महिला आरक्षण लागू हो सकेगा। लोकसभा पहले ही इन दोनों विधेयकों को पारित कर चुकी है। और इसी पर ताज़ा अपडेट लेने के लिए सीधा रुख करते हैं हमारे संवाददाता राजेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश, सबसे पहले तो सुप्रभात आपको। और जिस तरीके से अगर आज के दिन की हम बात करें तो संसद में, राज्यसभा और लोकसभा में किस प्रकार का आज दिन रहेगा, क्या कुछ अहम विधायी कामकाज आज सूचीबद्ध है?
देखिए, जो बिल लिस्टेड है उसका जिक्र आप कर चुकी हैं, मैं उसे जी। रिपीट करना नहीं चाहूंगा। लेकिन कहीं ना कहीं जो कल जिस तरीके से लोकसभा के भीतर आपने देखा कि जिस तरीके से दर्शक दीर्घा से लोग जो हैं वो नीचे आ गए, उसको लेकर कहीं ना कहीं लोकसभा स्पीकर ने जो कल बैठकें बुलाई या जो फिर चिंताएं जाहिर की, उसका रिफ्लेक्शन कहीं ना कहीं आज भी सदन के भीतर और बाहर जरूर देखने को मिल सकेगा। कल यूनिवर्सिटी जो अमेंडमेंट बिल है उसको राज्यसभा ने पारित कराया और पहले ही लोकसभा से ये विधेयक पारित हो चुका था। और कहीं ना कहीं जो ट्राइबल से संबंधित जो यूनिवर्सिटीज हैं तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में, उसका रास्ता साफ हो चला है और समाज के अंतिम पायदान पर जो खड़े लोग हैं उनके लिए कहीं ना कहीं यह जो विश्वविद्यालय है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में, उसके लिए रास्ता साफ हो चला है। सरकार समाज के अंतिम पायदान पर खड़े लोगों के लिए कहीं ना कहीं कृत संकल्पित है। और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कल इस बात का जिक्र किया। जम्मू कश्मीर आरक्षण विधेयक का आपने जिक्र किया, जो दूसरा खंड अमित शाह जो है वो लेकर आएंगे और उस पर चर्चा कराई जाएगी। इसके पहले भी कहीं ना कहीं कश्मीर में आरक्षण से संबंधित जो विधेयक है उस पर चर्चा हो चुकी है। और पुडुचेरी और कश्मीर में महिला आरक्षण को लेकर जिस विधेयक का जिक्र आपने किया, तो वो कहीं ना कहीं अगर पारित होता है तो निश्चित तौर पर यह कश्मीर के लोगों के लिए राहत की खबर होगी। पोस्ट ऑफिस जो विधेयक है उसका जिक्र भी किया गया, वह विधेयक भी बहुत महत्वपूर्ण है। और हम जानते हैं कि शीतकालीन सत्र जो है वो धीरे धीरे अपने आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ रहा है और इसमें कई महत्वपूर्ण विधायी कार्य को सरकार निपटाने में अब तक कामयाब हो पाई है। और जी। आने वाले दिनों में जी। सरकार की ये कोशिश है कि वो तमाम विधेयकों को निपटाने की कोशिश करें। और हमने देखा कि कई वर्षों से सदन के भीतर अवरोध पैदा करने की कोशिश विपक्ष के द्वारा होती रही थी, जिसकी वजह से सदन में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल पा रहा था। लेकिन यह शीतकालीन सत्र इसलिए भी विलक्षण है क्योंकि शुरू से अब तक हमने देखा कि एक आध मौकों को अगर छोड़ दिया जाए, कल ही जैसे राज्यसभा से विपक्ष का बायकॉट हुआ यूनिवर्सिटी दौरान, वह लोकसभा में जो दर्शक दीर्घा से जो व्यक्ति कूदे उसके खिलाफ उन्होंने बायकॉट करने की कोशिश की। लेकिन अब तक शीतकालीन सत्र में स्मूथली सरकार को अपने कामकाज निपटाने की जो कोशिशें राजेश, जिस तरीके से आपने कहा कि ये जो सत्र है वो अपने आप में अभी तक उत्पादक रहा है और आज 9वां दिन है और आज भी कई महत्वपूर्ण विधायी कामकाज जो है वो सूचीबद्ध है, उसमें एक जो है वो है आपराधिक न्याय प्रणाली के सुधार के लिए जो 3 नए कानून, क्रिमिनल कानून लाए जा रहे हैं, उसको पेश किया जा सकता है। तो इस पर कितने घंटे की चर्चा रखी गई है और ये जो अपने आप में ये जो तीनों कानून हैं वो अपने आप में कितने महत्वपूर्ण हैं देश के लिए? देखिए मामला, जब बीएससी की बैठक होती है और उस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में ये तय होता है कि किस विधेयक पर कितना समय चर्चा कराया जाएगा। जब सदन की कार्रवाई शुरू होगी तो निश्चित तौर पर ये जानकारी मिल पाएगी कि किस विधेयक को कितना वक्त दिया गया है। लेकिन सत्ता पक्ष की तमाम जो कोशिशें हैं अब तक, वो जरूर ये रही है कि तमाम विधेयकों को चर्चा के बाद हम पारित कराने की कोशिश की। और समय समय पर जो न्यायिक हमारी प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में प्रधानमंत्री हमेशा ये कहते रहे हैं कि छोटे छोटे कानूनों में बदलाव कर जनता के हितों के लिए जो कानून है अगर उसमें बदलाव भी करना पड़े तो छोटे छोटे जो जटिल कानून है उसमें कहीं ना कहीं बदलाव करके उसको लचीला बनाने की कोशिश की जाए, ताकि आम जनता के लिए जो कानून बोझिल है वो कहीं ना कहीं राहत का पैगाम लेकर आए। तो आपराधिक कानून से जुड़े हुए जो विधेयक हैं वो निश्चित तौर पर जनता के लिए फायदेमंद हो, इसकी कोशिश सत्ता पक्ष की रहेगी। और निश्चित तौर पर जो पीएम मोदी चाहते रहे हैं कि बोझिल कानूनों में जो जटिल कानून है उसको लचीला बनाकर जनता के लिए उसको समर्पित किया जाए, इसमें सरकार आगे बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है। और बेहद महत्वपूर्ण हम कह सकते हैं आज का दिन हो सकता है और सदन के भीतर कामकाज निपटाने की कोशिश जो है सत्ता पक्ष के द्वारा की जाती रही है। राज्यसभा की कार्रवाई शाम 6 बजे प्राय खत्म हो जाती है, लोकसभा भी अपने नियत समय से 6:30-7 बजे के आसपास खत्म होती है। लेकिन
विधायी कार्य जो है वो जरूर निपटाए जाते रहे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया राजेश इतनी महत्वपूर्ण जी। जानकारी साझा करने के लिए। और आप बनाए रखें नजर, क्योंकि हम आगे भी जब 11 बजे सदन की कार्यवाही शुरू होगी तो इन महत्वपूर्ण विधायी कामकाजों पर चर्चा और बहस जारी रहेगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और बात करते हैं लोकसभा सचिवालय के अनुरोध पर गृह मंत्रालय ने संसद की सुरक्षा में सेना से जुड़े मामले की जांच का निर्देश दिया है। इसके लिए सीआरपीएफ के महानिदेशक अनीश दयाल सिंह के नेतृत्व में एक जांच समिति गठित की गई है। इस समिति में अन्य सुरक्षा एजेंसियों के सदस्य और विशेषज्ञ भी शामिल हैं। यह जांच समिति संसद की सुरक्षा में चूक के कारणों की जांच करेगी। यह समिति चूक का पता लगाने के साथ साथ जरूरी सुझाव भी देगी। जांच समिति संसद में सुरक्षा सुधार संबंधी सुझावों सहित सिफारिशों के साथ अपनी रिपोर्ट जल्द से जल्द सौंपेगी। गौरतलब है कि लोकसभा की कार्यवाही के दौरान कल 2 युवक अचानक दर्शक दीर्घा से कूद गए थे। जब ये घटना हुई उस समय लोकसभा में बीजेपी सांसद खगेन मुर्मू अपनी बात रख रहे थे। इन युवकों के पास कलर स्मोक था। सदन में मौजूद सांसदों ने दोनों आरोपियों को पकड़ते हुए सुरक्षा कर्मियों के हवाले कर दिया। वहीं रंग गुलाल के साथ प्रदर्शन कर रहे 2 आरोपियों को ट्रांसपोर्ट भवन के सामने दिल्ली पुलिस ने हिरासत में ले लिया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस पर चिंता जताते हुए एक सर्वदलीय बैठक बुलाई थी। बाद में बताया गया कि फिलहाल दर्शक दीर्घा पास जारी नहीं होंगे और सांसदों के निजी सहायकों का प्रवेश भी फिलहाल अब रोक दिया गया है। संसद में सेंध लगाने वाले सभी आरोपियों के खिलाफ दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एफआईआर दर्ज कर ली है। वहीं स्पेशल सेल ने सभी आरोपियों के खिलाफ अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यूएपीए के तहत एफआईआर दर्ज की है। इस मामले में स्पेशल सेल ने कई टीमें भी गठित की हैं। स्पेशल सेल की फोरेंसिक टीम भी जांच में शामिल होगी। सभी आरोपियों के फोन जब्त करने को लेकर स्पेशल सेल लगातार छापे मार रही है। संसद की सुरक्षा चूक के बाद एक बड़ा फैसला ये हुआ कि जांच पूरी होने तक विजिटर पास बंद कर दिए गए हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता नीरज सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पे। नीरज, सुप्रभात। जिस तरीके से संसद की सुरक्षा में सेंध लगी है, आप जांच समिति गठित कर दी गई है। अब ये जांच समिति का क्या काम रहेगा और जो ये यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया गया है उसको किस तरीके से समझा जाए? देखिए, इसको समझने के लिए आप इस तरीके से देखें कि जिस तरीके से संसद की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ किया गया, इन लोगों की मंशा क्या थी, क्या ये लोग किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए इस तरह की एक जो डमी प्रैक्टिस है वो कर रहे थे। पिछले कुछ समय से इनकी जो एक्टिविटीज हैं, जैसे कि जो जानकारी निकल कर आ रही है दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इनसे जो पूछताछ कर रही है, इन्होंने बाकायदा इसके लिए प्री प्लानिंग करी थी। और इसमें जो सागर जो आरोपी है वो इससे पहले भी संसद भवन आने की कोशिश कर चुका है। हालांकि वो संसद भवन अंदर नहीं पहुंच पाया था, लेकिन गुरुग्राम में 5 लोग बैठते हैं और 5 लोग इस तरह की जो साजिश है वो उसको अंजाम देते हैं। गुरुग्राम से भी 2 लोगों को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने हिरासत में लिया है। और जैसा कि आपको पता है कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की जो फॉरेंसिक टीम है वो भी अब इस जांच में शामिल हो गई है। फॉरेंसिक टीम अब जो मोबाइल इनके जब्त होंगे, इसके अलावा सोशल मीडिया पे जो इनकी एक्टिविटीज है, पिछले 1-1.5 साल में ये कहाँ गए, किस किस तरह के धरना प्रदर्शन में ये शामिल हुए, इन लोगों के कौन कौन लोग संपर्क में थे, वारदात को करने से पहले ये किन किन लोगों से बात कर रहे थे, क्या इनको किसी तरह के कोई दिशा निर्देश दिए जा रहे थे, इनकी जो सोशल मीडिया एक्टिविटीज है वो किस तरह की थी, इनके परिवार वाले और आस पड़ोस के जो लोग हैं उनसे पूछताछ की जा रही है। जिस व्यक्ति के घर पर इनकी बैठक हुई थी वारदात से पहले, वहां पर जो विक्की शर्मा नाम के एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है, तो वो गैंगस्टर रहा है और खासतौर से कई सारी आपराधिक गतिविधियों में वो शामिल रहा है। तो इस लिहाज से ये स्पेशल सेल की जो कार्रवाई है वो काफी महत्वपूर्ण है और इन आरोपियों के फोन को जब्त करने के लिए स्पेशल सेल लगातार छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। दिल्ली पुलिस, इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश पुलिस है, गुरुग्राम पुलिस है, पंजाब पुलिस है, उसके लगातार संपर्क में है और इनकी तमाम एक्टिविटीजों को खंगालने की कोशिश की जा रही है। जी नीरज, क्या अभी तक इस पूरे मामले में कोई भी लिंक निकलकर सामने आ पाया है कि आखिर इन लोगों का मकसद क्या था, किस मकसद से ये संसद भवन के अंदर पहुंचे थे? देखिए, उसी लिंक को खोजने के लिए फॉरेंसिक टीम है उसको शामिल किया गया है और पिछले 1 साल में इन्होंने जो एक्टिविटीज करी हैं, जिन लोगों से ये मिले हैं, इनकी मुलाकात हुई है, कहाँ इनकी बैठक हुई है, क्योंकि सभी लोग एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए थे, आपस में इनका संपर्क था। जो सागर नाम का जो व्यक्ति है
वो आप देखें कि लखनऊ से दिल्ली आता है, गुड़गांव में बैठक होती है। इसके अलावा जो दूसरे लोग हैं वो भी अलग अलग जगह से आकर गुड़गांव में एकत्र होते हैं और इस तरह की जो साजिश है उसको अंजाम देते हैं। अब सवाल ये है कि ये स्मोक क्रैकर लेकर गए थे अंदर, अब कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कोई डमी प्रैक्टिस थी या कोई बड़ी वारदात को अंजाम देने के लिए इस तरह की कोई प्लानिंग की जा रही थी कि सुरक्षा में कहाँ खामियां हैं उसको देखा जाए और क्या क्या कर सकते हैं उसकी पड़ताल की जाए। तो ये एक बड़ा कह सकते हैं कि गंभीर मामला है और यही कारण है कि फॉरेंसिक टीम, स्पेशल सेल की अलग अलग टीमें इस काम को कर रही हैं ताकि ये लिंक पता लगाया जा सके कि आखिर इस सबके पीछे मकसद क्या था और इनके पीछे कौन आदमी था या कौन संगठन था जो इनको बूस्ट कर रहा था। ठीक बात नीरज, साथ ही विपक्ष ने भी इस पर चर्चा करने के लिए मांग की है और वो भी अब लगातार बैठकें कर रहा है और आज भी कई बैठकें विपक्ष इस मुद्दे को लेकर कर रहा है। देखिए बिल्कुल, क्योंकि संसद भवन में अगर सुरक्षा चूक हुई है तो वो सभी के साथ है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो और विपक्ष हो। और आपने देखा भी है कि किस तरीके से जब दो व्यक्ति वहां बेल में कूदते हैं और एक व्यक्ति वहां पर स्मोक क्रैकर उसका इस्तेमाल करता है तो सभी जो सांसद हैं, चाहे सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के हों, उन सभी ने मिलकर उसको पकड़ा था और फिर बाद में जो सुरक्षा अधिकारी हैं उनको सौंपा था। तो इस लिहाज से देखें तो संसद सबकी है, इसमें सत्ता पक्ष और विपक्ष शामिल है और यही कारण है कि ये एक गंभीर चुनौती है और उस चुनौती से कैसे निपटा जाए, भविष्य में किस तरह की जो हमारी एजेंसियां हैं वो काम करें, इसके अलावा हमारी सुरक्षा के किस तरह के उपकरण है, क्योंकि अब ये भी बात निकलकर सामने आ रही है कि कुछ अत्याधुनिक उपकरणों को लगाया जाए ताकि कोई भी व्यक्ति अंदर घुसे तो इसको स्कैन किया जा सके। तो निश्चित तौर पर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही इस मुद्दे पर संवेदनशील है और एक बेहतर परिणाम के लिए लगातार बैठकें कर रहे हैं। जी बिल्कुल नीरज, एक सवाल और मैं आपसे लेना चाहूंगी कि जिस तरीके से देखा जाए तो अब इस कल की जो पूरी घटनाक्रम सामने आया, उस घटनाक्रम के बाद में कई सारे अहम फैसले अब लिए गए। विजिटर्स की एंट्री जो है वो बंद कर दी गई है, साथ ही जो सांसद उनके निजी सहायक उनकी भी एंट्री इस वक्त बंद कर दी गई है। देखिए ये जरूरी था क्योंकि आप देखें कि जो विजिटर के कार्ड लेकर ही जो पास है उसको लेकर ये लोग अंदर गए थे और इस तरह की इन्होंने गंभीर वारदात को अंजाम दिया था। पूरी देश ने देखा था कि किस तरीके से इन्होंने सुरक्षा को धता बताते हुए अंदर घुसे। तो अब जो विजिटर कार्ड है वो कैंसिल कर दिए गए, पास नहीं मिलेंगे, उनके सहायक हैं वो भी नहीं आएंगे। सुरक्षा की दृष्टि से चूंकि सीआरपीएफ के जो डीजी हैं वो पूरी इस मामले की जांच कर रहे हैं, यही कारण है कि तमाम चीजों को रोक दिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया नीरज, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। तो संसद की सुरक्षा में जो चूक हुई है उसको लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। सीआरपीएफ के जो डीजी हैं उनके तहत एक जांच कमेटी बिठाई गई है और साथ ही साथ विजिटर्स का जो पास है अब वो बंद कर दिया गया है और जो निजी सहायक है सांसद के उनका भी पास जो है फिलहाल के लिए टेम्परेरी बंद कर दिया गया है। फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। नया सवेरा पे खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज के साथ। लेट हो गया आज तो। अरे बेटा नाश्ता तो करते जाओ। मम्मा फिर से वही बोरिंग नाश्ता। अच्छा मम्मा तुम्हारा ही घास फूस वाला नाश्ता मुझे नहीं करना है। वैसे भी ऑफिस के बाहर क्या मस्त पकौड़े वाला है, अब से मेरा नाश्ता वही होगा। क्या भैया, जब देखो टीवी देखते रहते हो, कभी तो वर्कआउट कर लिया करो। अरे ये वर्कआउट करके समय खराब क्यों करना है? टीवी पर नई वेब सीरीज आई है, आजा बैठकर देखते हैं। आप ही देखो। कब तक इस सायरन को अनसुना करते रहेंगे? भागदौड़ भरी जिंदगी, बिगड़ती हुई जीवन शैली और अनुचित खान पान देता है कैंसर से लेकर हृदय रोग, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, अनिद्रा जैसी कई गैर संक्रामक बीमारियों को निमंत्रण। आज ही शराब और धूम्रपान से नाता तोड़िए। एक लंबी और स्वस्थ जिंदगी के लिए शारीरिक गतिविधियों को अपनाइए, मौसमी फल और सब्जी खाइए। सेहत से खिलवाड़ की नहीं कोई माफी, बाकी समझदार को है इशारा काफी। NPS is a mode of creating post-retirement corpus having two basic characters in it with its hand: disciplined saving and vigilant investment. अगर ये दोनों उसके क्राइटेरियाज मीट आउट होते हैं तो रिटायरमेंट कॉर्पस को पैदा करने के लिए इससे बढ़िया तरीका जो सिंपलेस्ट मोड में है वो और कोई अवेलेबल नहीं है। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है। Here gravity and physics don't call the shots, and sound travels slower than you. This is a different kind of place. That's why we're looking for different kind of people, for whom excellence is not a job, but a way of being, be it in the sky or on the ground. We are looking for an invincible team of invincible people. People
who are a cut above. Join the Indian Air Force to be a cut above. अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझ कर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। इसी के साथ खबरों में बढ़ते आगे, जहां आज राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जा रहा है। ऊर्जा संरक्षण के महत्व पर संदेश फैलाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 2023 समारोह में हिस्सा लेंगी। इस अवसर पर राष्ट्रपति कार्यक्रम को संबोधित भी करेंगे और राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2023, राष्ट्रीय ऊर्जा दक्षता पुरस्कार 2023 और ऊर्जा संरक्षण पर राष्ट्रीय चित्रकला प्रतियोगिता 2023 के विजेताओं को भी सम्मानित करेंगी। और आज तेलंगाना में विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा। इसके लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव विधानसभा में बैठक के दौरान होगा। गौरतलब है कि तेलंगाना विधानसभा में कांग्रेस पार्टी 64 सीटों के साथ स्पष्ट बहुमत में है। भारत राष्ट्र समिति में अभी यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि वह विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव में अपना प्रत्याशी उतारेगी या नहीं। और इसी के साथ चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां भारत की मेजबानी में जारी ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन आज संपन्न हो जाएगा। इससे पहले बीते कल सभी सदस्य देशों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित नई दिल्ली घोषणा पत्र को स्वीकार किया है। इसके तहत सदस्य देश समावेशी अनुकूलन के लिए वैश्विक एआई ढांचे की दिशा में काम करेंगे। दिल्ली के भारत मंडपम में जारी इस शिखर सम्मेलन का शुभारंभ मंगलवार को प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। पीएम ने एआई के नैतिक उपयोग के लिए वैश्विक ढांचा तैयार करने के लिए मिलकर काम करने पर भी बल दिया था। वहीं केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स, सूचना और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि इस दिशा में सभी देश मिलकर काम करेंगे। और आइए अब खबरें विकसित भारत संकल्प यात्रा से जुड़ी हुई। केंद्र सरकार की योजनाओं का लाभ देश भर के नागरिकों को पहुंचाने के क्रम में दिल्ली के चिल्ला गांव में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया गया। इस दौरान केंद्र प्रेरित योजनाओं के स्टॉल्स पर लोगों की भारी भीड़ देखने को मिली। देखते हैं हमारे संवाददाता ओपी यादव की खास रिपोर्ट। विकसित भारत संकल्प यात्रा को लेकर दिल्ली के नागरिकों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। दिल्ली में तकरीबन 600 जगह कवर करने के लिए यात्रा आगे बढ़ रही है। इसी क्रम में दिल्ली के चिल्ला गांव में आयोजित विकसित भारत संकल्प यात्रा के शिविर में आम जन की भारी भीड़ देखने को मिली। संकल्प यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान भारत योजना, पीएम स्वनिधि योजना, पीएम उदय और पीएम उज्ज्वला योजना के अलावा टीबी व अन्य स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देने के लिए लगाए गए स्टॉल पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। मैं आधार कार्ड चेंज कराने आई थी, ये आधार कार्ड भी चेंज हुआ। बहुत अच्छा है, ये फायदेमंद है। जो भी मोदी करवा रहे हैं इस समय, जो सुविधाएं दी जा रही हैं, तो उसका कोई मुकाबला ही नहीं है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आधार कार्ड बनवाने आया था, घर के नियर बाय है, इसका मेरे को ये फायदा मिला, इसलिए मैं बनवाने आ गया। विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान खास तौर पर लगी मोबाइल चिकित्सा वैन भी लोगों के आकर्षण का केंद्र रही। मोबाइल वैन में मौजूद चिकित्सकों की टीम ने मरीजों की मुफ्त में स्वास्थ्य जांच करने के साथ जरूरी दवाइयां देने का काम किया। यहाँ पर विकसित भारत कैंप में हमारी मोबाइल डिस्पेंसरी लगी हुई है। हम जो है जनरल पेशेंट्स देख रहे हैं, किसी को खांसी, जुकाम, बुखार, दर्द, खुजली, एलर्जी, सब चीज़ों की दवाइयाँ हमारे पास हैं। मेनली दवाइयों के जो पेशेंट आ रहे हैं वो खांसी, जुकाम, बुखार, फीवर, कफ, कोल्ड, जनरल मेडिसिन है हमारे पास और जनरल दवाइयाँ ही दे रहे हैं। विकसित भारत संकल्प यात्रा के कैंप में सेवाएं दे रहे अधिकारियों ने केंद्र प्रेरित योजनाओं का आम जन को फायदा दिलाने के लिहाज से इस अभियान को काफी महत्वपूर्ण बताया।
यहाँ पे हम आयुष्मान भारत के आईडी कार्ड्स बना रहे हैं और प्लस निःशुल्क कुछ दवाइयाँ भी हम उपलब्ध कराए रखी हैं, जिसमें आपकी जो नॉर्मल खांसी बुखार वगैरह की हैं, प्लस हमें शुगर की और बीपी की भी जांचें कर रहे हैं। हम आधार से जुड़ी सारी समस्याओं का हल, अभी सुबह हम 70 बनाकर आए हैं और अभी तो काउंटिंग है। मैं यहाँ बेसिकली जनता के लिए सेविंग अकाउंट खोल रही हूँ और सरकार की जो भी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स है उस पे फोकस कर रही हूँ, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा वो सोशल स्कीम्स में एनरोल करें। कार्यक्रम के दौरान सूचना एवं संचार वैन पर प्रसारित प्रधानमंत्री का संदेश सुनने के लिए नागरिक उत्साहित दिखे। वहीं लोगों को केंद्रीय योजनाओं से संबंधित ब्रोशर और कैलेंडर भी वितरित किए गए। इस दौरान विशिष्ट नागरिकों व अधिकारियों ने विकसित भारत संकल्प की प्रतिज्ञा भी ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के महत्वाकांक्षी विजन को साकार करती विकसित भारत संकल्प यात्रा एक महाअभियान का रूप ले चुकी है। राजधानी दिल्ली में तकरीबन 11 जिलों में 600 से भी अधिक स्थानों पर विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन चल रहा है। इस यात्रा के आयोजन से एक और जहां केंद्र प्रेरित योजनाओं का प्रचार प्रसार हो रहा है, वहीं दूसरी ओर पात्र लाभार्थियों को केंद्र प्रेरित योजनाओं का घर बैठे फायदा भी मिल रहा है। मेरे सहयोगी कैमरामैन उत्तम के साथ मोपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। और वहीं केंद्र सरकार की योजनाओं की सूचना और लोगों तक उसके लाभ को पहुंचाने के मकसद से शुरू की गई विकसित भारत संकल्प यात्रा देश के कोने कोने में पहुंच रही है। इसी क्रम में आईईसी वैन आगरा पहुंची और सरकारी योजनाओं से वंचित लोगों को का भी पंजीकरण कराया गया और तमाम योजनाओं की जानकारी उन लोगों तक पहुंचाई गई। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। विकसित भारत संकल्प यात्रा आगरा के शहरी और ग्रामीण इलाकों में पहुंच रही है। यात्रा के दौरान सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं का प्रचार प्रसार कर लोगों को जागरूक करने का काम तो किया ही जा रहा है, साथ ही योजनाओं से वंचित पात्रों को लाभ देने का कार्य भी किया जा रहा है। विकसित भारत संकल्प यात्रा जब संजय पैलेस स्थित विकास भवन पहुंची तो महापौर हेमलता दिवाकर ने स्वागत किया। सीडीओ ऑफिस पे खड़े हुए हैं संजय प्लेस में। विकसित भारत यात्रा का जो हमारा रथ है वो आज यहाँ पर है और यहाँ के हमारे जो निवासी हैं, हमारे पार्षदगण हैं, यहाँ की पब्लिक है, हमारे नगर निगम के कर्मचारी, सीडीओ ऑफिस के कर्मचारी, सब लोगों ने आज एक संकल्प लिया कि हमें अपने भारत को, अपने आगरा को और विकसित करना है। कार्यक्रम के दौरान केंद्र सरकार से जुड़ी योजनाओं का लाभ पात्र लाभार्थियों को देने के लिए शिविर का भी आयोजन किया गया, जिसमें आयुष्मान भारत योजना, आधार कार्ड, उज्ज्वला योजना, पीएम स्वनिधि योजना, पीएम किसान सम्मान निधि सहित विभिन्न योजनाओं के ऐसे पात्र लाभार्थियों का पंजीकरण किया गया जो अभी तक लाभ लेने से वंचित थे। लाभार्थियों ने पीएम मोदी का आभार जताया। अब बड़ी सुविधा है, गैस पर रोटी बना लेते हैं, मोदी जी को धन्यवाद। ये खाना भी बनाते हैं, मेरी आंखें भी धुआं भी लगता और अब सिलेंडर मुझे मिलेगा, खाना बहुत अच्छा है और योगी प्रधान जी को धन्यवाद। मोदी जी ने जो चलाई है, जो कार्ड मेरा बन चुका है, ठीक है सर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। विकसित भारत संकल्प यात्रा व्यापक स्तर पर पहुंच बनाने के साथ साथ नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए इस उद्देश्य को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब खबर वायु प्रदूषण से जुड़ी हुई। दिल्ली एनसीआर में लोगों को प्रदूषित हवा से राहत नहीं मिल रही है। बीते कुछ दिनों तक प्रदूषण से लोगों को राहत मिली थी, लेकिन अब फिर हवा बेहद खराब हो चुकी है। देश की राजधानी दिल्ली में एक बार फिर प्रदूषण का स्तर खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है, जिसके बाद लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि कल का दिन में हल्की धूप खिली थी, लेकिन उसके साथ थोड़ी राहत भी मिली, लेकिन शाम ढलते ही मौसम सर्द होने के बाद परेशानियां फिर बढ़ने लगी। बहरहाल तेज हवाएं अभी भी साथ में चल रही हैं, ऐसे में दिन में विजिबिलिटी अच्छी रहती है। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी नया सवेरा में, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप बने रहिए हमारे साथ, जल्द हाजिर होते हैं। रिटायरमेंट पे कोई सोचता ही नहीं है, सोचता कभी 50 की उम्र में आकर। और एक ऐसा तबका जो रिटायरमेंट के बारे में आज भी बिल्कुल नहीं सोचता, वो है औरतें। औरतें कमा के भी वनरेबल हैं, पैसा कमाती हैं, घर पे दे देती हैं और एक एक रुपए को मांगती हैं। सो एनपीएस एक इक्वालिटी ला रहा है कि भाई चाहे वो आदमी है, चाहे वो औरत है, चाहे वो ट्रांसजेंडर है, चाहे वो अदर जेंडर है,
हम सब एक बराबर प्लेटफॉर्म पे हैं। अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए एनपीएस जरूरी है। कब तक लंबी लाइनों में उम्र बिताइएगा? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, चुटकी में हल पाइए। पुराने तरीके कब तक अपनाइएगा? डिजिटल पेमेंट बहुत आसान है, देखिए चुटकी में पेमेंट चुकाइए। बटुआ ढूंढ रहे हैं? डिजिटल पेमेंट अपनाइए, कभी भी कहीं भी और सुरक्षित। हमने तो इन्हें डिजिटल पेमेंट करना सिखा दिया है। आपने? आरबीआई कहता है कि डिजिटल पेमेंट अपनाओ, औरों को भी सिखाओ। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है, IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। माँ, ये खीर किसके लिए? आज तेरे दादाजी का जन्मदिन है, उनके लिए। तो मैं दादाजी को क्या दूँ? अपना मोबाइल फोन देना। ये क्या कर रही है? दादाजी के लिए आयुष्मान कार्ड बना रही हूँ। घर बैठे? हाँ। आयुष्मान ऐप पर जाकर अपना या परिवार के सदस्य का नाम लाभार्थी सूची में ढूंढें। आधार, OTP या फेस ऑथ द्वारा ऑथेंटिकेट करें। डिटेल्स भरें। अब मोबाइल से फोटो खींचकर अपलोड करें। दादाजी, ये लीजिए अपना आयुष्मान कार्ड। ये उपहार तो जीवन भर काम आएगा। और एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है। 5 लाख तक के मुफ्त उपचार की गारंटी, स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान। ब्रेक के बाद नया सवेरा में आप सभी का स्वागत है। और जो दर्शक हमारे साथ अभी जुड़े हैं, आइए इस वक्त की सुर्खियों पर नजर डाल लेते हैं। लोकसभा में आज पोस्ट ऑफिस संशोधन विधेयक 2023 पर चर्चा रहेगी जारी। वहीं राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू और कश्मीर से जुड़े 2 संशोधित विधेयकों को चर्चा के बाद पारित करने का रखेंगे प्रस्ताव। गृह मंत्रालय ने संसदीय सुरक्षा में सेंध से जुड़े मामले की जांच का दिया आदेश। CRPF महानिदेशक के नेतृत्व में जांच समिति गठित। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल ने UAPA धारा के तहत मामला किया दर्ज। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस आज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हरियाणा को राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार से करेंगी सम्मानित। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में अमेरिकी संसद ने राष्ट्रपति जो बाइडेन के खिलाफ महाभियोग जांच को दी मंजूरी। बेटे हंटर बाइडेन के विवादास्पद अंतर्राष्ट्रीय सौदों के लेन देन को लेकर जांच को मिली हरी झंडी। डेमोक्रेट्स ने इस कदम को बताया राजनीति से प्रेरित। यूरोपीय संघ में यूक्रेन की सदस्यता पर ब्रुसेल्स में उच्च स्तरीय सम्मेलन आज। 50 बिलियन यूरो के व्यापक आर्थिक पैकेज पर भी यूरोपीय संघ के नेता करेंगे विचार। खेल की खबरों में भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरा और निर्णायक T20 मुकाबला आज। सीरीज बराबरी के इरादे से मैदान पर उतरेगी टीम इंडिया। और FIH जूनियर हॉकी विश्व कप के सेमीफाइनल में आज भारत का जर्मनी से होगा सीधा मुकाबला। भारतीय टीम की जीत की लय बरकरार रखते हुए फाइनल में जगह बनाने पर होगी भारतीय टीम की नजर। और अब हमारे खास सेगमेंट का वक्त हो चला है, यानी जानने का कि अखबारों में आज क्या मुख्य खबरें प्रकाशित हुई हैं, अखबारों की सुर्खियों का। गुड मॉर्निंग संध्या। हमारी सहयोगी संध्या इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई हैं कई सारे अखबारों की सुर्खियों के साथ में। संध्या, क्या कुछ है आज अखबारों में?
जी कृतिका, अखबारों की सुर्खियों के हमारे इस खास सेगमेंट की शुरुआत करते हैं तमाम उन खबरों के साथ जो देश और दुनिया में बड़ी हलचल मचा रखी है, जिन खबरों ने, और आज अखबारों ने उसे प्रमुखता के साथ लिया है। दरअसल कल संसद में एक युवक दर्शक दीर्घा में बैठा हुआ था और अचानक वो लोकसभा में जब कार्रवाई चल रही थी तो वो कूद गया। इस खबर को आज सभी अखबारों ने प्रमुखता के साथ लिया है, लेकिन आपको ये भी बता दें कि अब जाँच के निर्देश दिए जा चुके हैं और इस साजिश में जो 6 लोग शामिल थे उनमें से 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है और कड़ी कार्रवाई उनके खिलाफ होगी। लोकसभा अध्यक्ष ने इस मामले में जांच के आदेश देने की बात कही थी कल 2 बजे जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई उसके बाद, और उन्होंने ये भी कहा कि इस घटना में जो हमारे संसद के सुरक्षाकर्मी, मार्शल, चैम्बर स्टाफ जो भी जुड़े हुए थे उन्होंने मुस्तैदी के साथ और निडरता के साथ उस युवक को पकड़ा और साथ ही साथ उसके जो भी साथी लोग थे उन्हें भी पकड़ा गया है और ये भी जाना जा रहा है कि किन लोगों से इनके तार जुड़े हुए हैं। तो ये खबर को आज सभी अखबारों ने प्रमुखता के साथ लिया है और आपको बता दें कि विजिटर एंट्री पर भी अब बैन लग गया है। अब वहाँ पर कोई भी नहीं, अब फिलहाल विजिटर्स विजिट कर पाएंगे। अगली खबर की बात करें तो हिंदुस्तान अखबार ने अपने पहले पेज पर लिया है और बताया है कि अनाधिकृत संरचनाओं को छूट देने वाला विधेयक कल लोकसभा में पेश हुआ और इस विधेयक के तहत दिल्ली में अवैध निर्माण तोड़ने पर अगले 3 साल के लिए पाबंदी बढ़ा दी गई है। इसे केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने लोकसभा में पेश किया। अगली खबर की बात करें, ये है प्रदूषण और पराली से जुड़ी हुई। नवभारत टाइम्स अखबार ने और बाकी अखबारों ने इस खबर को प्रमुखता के साथ लिया है और बताया है कि अब जो सुप्रीम कोर्ट है वो राज्य किस तरह से प्रदूषण नियंत्रण के लिए काम कर रहे हैं उसकी मॉनिटरिंग करेंगे। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में इस पर लगी याचिका पर सुनवाई हो रही है। इसके दौरान ये बात कही गई है कि अब सुप्रीम कोर्ट इसकी मॉनिटरिंग करेगा। अगली खबर की बात करें तो ये है कला से जुड़ी हुई। दैनिक जागरण अखबार ने इस खबर को बताया और बताया है कि ट्रेनिंग, प्रमोशन और ब्रांडिंग ने किस तरह से काशी की पारंपरिक कला को जीवंत किया है। दरअसल पत्थरों को तराशकर जालीदार आकृति बनाना काशी के कलाकारों की इसमें महारत हासिल है, लेकिन ये कला कहीं ना कहीं पीछे जाती जा रही थी क्योंकि किसी तरह की कोई ब्रांडिंग इन्हें नहीं मिल रही थी, कलाकारों को कोई प्रमोशन नहीं मिल रहा था। लेकिन 2014 के बाद इन कलाकारों की सुध ली गई और अब देखने में आ रहा है कि ट्रेनिंग, टूल किट, प्रमोशन, ब्रांडिंग और ये जो सब कुछ इन्हें कलाकारों को मदद मिली है उसके माध्यम से ये कला अब वापस से देश ही नहीं विदेश में भी अब इस सुर्खियां बटोर रही हैं और लोगों की पसंद बन रही है। अगली खबर की बात करें, ये है गगनयान से जुड़ी हुई। दरअसल एस सोमनाथ ने ये बात कही है और बताया कि अब गगनयान मिशन के लिए खुद का ही ECLSS विकसित करेगा इसरो। ये बात अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के चीफ ने ये बात कही है सोमनाथन ने। अगली खबर की बात करें तो ये है OIC से जुड़ी हुई खबर। 370 पर दरअसल OIC का बयान जो आया है उसको लेकर के विदेश मंत्रालय ने सख्त रुख अपनाते हुए ये कहा है कि ये जो बयान है ये सही नहीं है, ये गलत सूचना और गलत मंशा पर आधारित है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने इस मामले में कहा है कि मानव अधिकारों का बार बार उल्लंघन करने वाले और बिना किसी पछतावे के सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों की शह पर OIC की ओर से की गई इस टिप्पणी और इस कृत्य को संदिग्ध बनाती है। अगली खबर की बात करें जो कि जनसत्ता अखबार ने ली है और बताया है कि राम मंदिर के लोकार्पण के बाद अब उत्तराखंड में लागू होगी समान नागरिक संहिता। हालांकि ये सूत्रों के हवाले से इस अखबार ने ये खबर ली है और बताया है कि राज्य सरकार जनवरी के अंतिम सप्ताह में विधानसभा का विशेष सत्र बुलाएगी और विशेषज्ञ समिति ने समान नागरिक संहिता का पूरा इसको लेकर के मसौदा भी तैयार कर लिया है। तो ये है आज के अखबारों की वो अहम खबरें जो आज प्रमुखता के साथ ली गई हैं और सुर्खियां बनी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद संध्या। जिन लोगों को ऑफिस जा रहे हैं अभी और जिनके पास समय नहीं है अखबार पढ़ने का, आपने जिन तरीके से अखबारों की सुर्खियों को समेटा है और हमारे दर्शकों तक पहुंचाया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिलहाल यहाँ वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें होंगी फटाफट अंदाज में। आप जुड़े रहिए नया सवेरा के साथ। Earlier we were having DCPS system. We got transferred to NPS from DCPS. NPS was found to be more employee friendly, flexible, transparent, and beneficiary can choose their options. Transition was very smooth. NPS has created app-based systems and online systems, so everything is digitized. It's very helpful and convenient. अपने बेहतर कल को सुनिश्चित करने के लिए NPS जरूरी है।
अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझ कर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं, अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। सोचकर समझकर इन्वेस्ट कर। मोदी सरकार की गारंटी, किसानों को हर साल रुपए 6,000, 11 करोड़ 80 लाख किसानों को अब तक 2,60,000 करोड़ रुपए की सहायता। हमारा संकल्प विकसित भारत। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। ब्रेक के बाद आप देखते हैं खबरें दुनिया भर की, कुछ खास खबरें लेकिन फटाफट अंदाज में। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने राष्ट्रपति जो बाइडेन पर महाभियोग जांच की मंजूरी दे दी है। जांच के पक्ष में 221 मत पड़े, वहीं इसके खिलाफ 212 सांसदों ने वोट किया। यह मतदान राष्ट्रपति बाइडेन के खिलाफ उनके बेटे हंटर बाइडेन के विवादास्पद अंतर्राष्ट्रीय सौदों के आधार पर किया गया। बाइडेन के बेटे हंटर पर $1.4 मिलियन टैक्स चोरी का आरोप है। डेमोक्रेट्स ने आरोप लगाए हैं कि बाइडेन के खिलाफ अभी तक कोई सबूत नहीं मिले हैं। बाइडेन की पार्टी डेमोक्रेट्स ने इस कदम को पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित बताया है। यूरोपीय संघ में यूक्रेन की सदस्यता पर ब्रसल्स में आज उच्च स्तरीय सम्मेलन का आयोजन होगा। इस सम्मेलन में 50 बिलियन यूरो के व्यापक आर्थिक पैकेज पर भी यूरोपीय संघ के नेता विचार करेंगे। यूएनजीए को संबोधित करते हुए भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने कहा कि भारत सबसे बड़ी डेमोक्रेसी होने के नाते हमेशा दक्षिण एशिया की आवाज बनकर खड़ा रहेगा। जलवायु परिवर्तन पर COP28 सम्मेलन का दुबई में संपन्न हुआ। इसमें साल 2050 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य हासिल करने और जीवाश्म ईंधन से दूर रहने का आह्वान किया गया। न्यूयॉर्क में डोनाल्ड ट्रंप के मुकदमे की गवाही पूरी हो गई है। ये मुकदमा सिविल धोखाधड़ी का है। न्यूयॉर्क के अटॉर्नी जनरल द्वारा दायर मुकदमे में डोनाल्ड ट्रंप पर कम से कम $250 मिलियन का जुर्माना लगाने और न्यूयॉर्क में व्यापार करने की उनकी क्षमता को कम करने की मांग की गई है। और अंतर्राष्ट्रीय जगत के बाद अब बात कारोबार की। आज खत्म हो रही फ्री आधार कार्ड अपडेट करने की सीमा बढ़ा दी गई है। UIDAI ने फ्री में आधार अपडेट करने की सीमा 3 महीने और बढ़ा दी है। नई समय सीमा के मुताबिक अब आप 14 मार्च 2024 तक फ्री में आधार को अपडेट कर सकते हैं। पहले ये समय सीमा 14 दिसंबर तक की थी। हालांकि अगर कोई यूजर ऑनलाइन के बजाय आधार सेंटर जाकर ऑफलाइन आधार को अपडेट कराता है तो उसे 25 रुपये का शुल्क भरना होता है। अपडेशन की प्रक्रिया माय आधार पोर्टल के माध्यम से निःशुल्क जारी रहेगी। आधार को फ्री में अपडेट करने के जरिए से आप फ्री में अपना पता और डॉक्यूमेंट को अपडेट कर सकते हैं। इसके अलावा फोन नंबर, बायोमेट्रिक सहित दूसरी चीजों को अपडेट करने के लिए आपको आधार सेवा केंद्र जाना ही होगा। अपडेट करने के लिए आपको myAadhar.uitai.gov.in वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं। जुलाई से सितंबर के बीच तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था के उल्लेखनीय प्रदर्शन करने में सभी अर्थशास्त्रियों के भारत के बारे में अपनी राय को बदलने पर मजबूर कर दिया है। इस दौरान विनिर्माण क्षेत्र के प्रदर्शन और सरकार के वित्तीय अनुशासन ने भारतीय अर्थव्यवस्था के परिदृश्य को ही बदल दिया है। देखते हैं ये खास रिपोर्ट। अर्थव्यवस्था के तेजी से विकास करने का सिलसिला लगातार जारी है। जुलाई से सितंबर के बीच ये उम्मीद से कहीं अधिक तेज गति से बढ़ी, जिसके बाद ये यकीन और बढ़ जाता है कि एशिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था पूरे वर्ष के लिए अनुमान से कहीं बेहतर प्रदर्शन करेगी। गौरतलब है कि भारतीय अर्थव्यवस्था सितंबर तिमाही में 7.7% बढ़ी, जो अर्थशास्त्रियों के रॉयटर पोल के 6.8% के पूर्वानुमान और भारतीय रिजर्व बैंक के 6.5% के अनुमान से ज्यादा है। विनिर्माण क्षेत्र का पिछले एक दशक से अर्थव्यवस्था में योगदान सिर्फ 17% रहा। वहीं सितंबर तिमाही में साल दर साल के प्रयासों से ये 13.9% बढ़ा।
जुलाई से सितंबर तिमाही में सरकारी खर्च साल दर साल 12.4% बढ़ा, जबकि उससे पिछली तिमाही में इसमें 0.7% का संकुचन था। पिछले 3 महीनों में पूंजी निर्माण में बढ़ोतरी देखी गई है, जो 8% से बढ़कर साल दर साल 11% हो गई है। ये निवेश के बड़े संकेतकों में से एक है। अर्थशास्त्रियों का मानना है कि भारत वित्त वर्ष के लिए सरकार के 6.5% के विकास के अनुमान को पार कर जाएगा। हाल ही के जो आंकड़े सामने आए हैं वो भी इसकी पुष्टि करते हैं। गौरतलब है कि अप्रैल से सितंबर के बीच पहली छमाही में भारत की विकास दर औसतन 7.7% रही, जो भारत की आर्थिक ताकत को दुनिया के सामने पेश करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो भारतीय अर्थव्यवस्था का लगातार बेहतर प्रदर्शन जारी है। आइए अब खबरें देखते हैं खेल जगत से फटाफट अंदाज में। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज का तीसरा और निर्णायक मुकाबला आज जोहान्सबर्ग में खेला जाएगा। सीरीज का पहला मुकाबला बारिश की वजह से रद्द हो गया था, जबकि दूसरा मैच दक्षिण अफ्रीका ने DLS नियम के तहत 5 विकेट से अपने नाम कर लिया था। ऐसे में इस सीरीज में दक्षिण अफ्रीका के पास 1-0 की बढ़त है। टीम इंडिया की नजर इस मैच को जीतकर सीरीज को ड्रॉ करने पर होगी। भारत और इंग्लैंड की महिला क्रिकेट टीमों के बीच आज से नवी मुंबई में DY पाटिल स्टेडियम में इकलौते टेस्ट मुकाबले की शुरुआत होगी। भारतीय महिला टीम अपने घर पर 9 साल बाद टेस्ट मुकाबला खेलने उतरेगी। ऐसे में यह मुकाबला टीम के लिए काफी अहम रहने वाला है। FIH जूनियर हॉकी विश्व कप के सेमीफाइनल में आज भारत का सामना जर्मनी से होगा। इस मैच में भारत का अब तक का सफर बेहद शानदार रहा है। भारत ने क्वार्टर फाइनल में नीदरलैंड्स जैसी मजबूत टीम को हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की की है। आज भारत की नजर अपनी जीत की लय को बरकरार रखते हुए फाइनल में अपनी जगह बनाने पर होगी। खेलो इंडिया पैरा गेम्स में जैवलिन थ्रो F46 इवेंट में उत्तर प्रदेश के अजीत सिंह यादव ने स्वर्ण पदक जीता है। रजत पदक हरियाणा के दीपक ने और कांस्य पदक उत्तर प्रदेश के रवि कुमार ने जीता। महिलाओं के डिस्कस थ्रो F40 F41 इवेंट में महाराष्ट्र की US सीताराम ने स्वर्ण पदक अपने नाम किया। रजत पदक छत्तीसगढ़ की छोटी मेहरा और कांस्य पदक राजस्थान की निशा के नाम रहा। पुरुषों की पैरा पावर लिफ्टिंग के 65 किलो वर्ग में हरियाणा के अशोक ने स्वर्ण पदक जीतने में कामयाबी हासिल की। तमिलनाडु के V सर्वानंद विजयन ने रजत पदक और गुजरात के अरविंद मकवाना ने कांस्य पदक जीता। और चलिए आगे बढ़ते हुए अब देखते हैं खबरें सिने जगत से फटाफट अंदाज में। आने वाली फिल्म फाइटर में वेपन सिस्टम ऑपरेटर की भूमिका में अक्षय ओबरॉय का नया लुक हुआ है जारी। फिल्म में ऋतिक रोशन, दीपिका पादुकोण, अनिल कपूर भी निभा रहे हैं भूमिका। फिल्म 25 जनवरी 2024 को होगी रिलीज। आने वाली डॉक्यूमेंट सीरीज फर्स्ट एक्ट का ट्रेलर रिलीज हुआ है। ट्रेलर में देखने को मिल रही है बाल कलाकारों की जीवन की झलक। ट्रेलर में मासूमों के कड़ी संघर्ष, रिजेक्शन से गुजरने का दर्द और फिर काम मिलने की खुशी, सारी चीजें बड़ी खूबसूरती से दिखाई गई हैं। महानायक बॉलीवुड के अमिताभ बच्चन फिल्म वैटियन में दक्षिण भारतीय फिल्मों के सुपरस्टार रजनीकांत के साथ काम करते नजर आएंगे। बता दें कि ये सुपरस्टार जोड़ी 33 साल पहले फिल्म हम में नजर आई थी, जिसे दर्शकों ने काफी पसंद भी किया था। स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स ने यूजर एंगेजमेंट के डेटा का खुलासा किया है। इसे व्यूअरशिप डेटा पारदर्शिता में सराहनीय कदम बताया जा रहा है, जिसमें नेटफ्लिक्स ने बताया कि किस कंटेंट को सबसे ज्यादा देखा गया है। नेटफ्लिक्स के इस खुलासे के चलते यूजर एंगेजमेंट के डेटा की जानकारी मिलेगी। डेटा के मुताबिक करीब 81 करोड़ घंटे देखे जाने के साथ द नाइट एजेंट वेब सीरीज टॉप पर रही। वेब सीरीज तनाव के नए सीजन में अभिनेता अरसलान गोनी कुणाल मट्टू की भूमिका निभाते हुए नजर आएंगे। बताया जा रहा है कि इस बार गोनी को अधिक स्क्रीन टाइम मिलेगा। साथ ही अरसलान के किरदार में एक रोमांटिक एंगल भी होगा। एक्शन थ्रिलर सीरीज तनाव का निर्देशन सुधीर मिश्रा ने किया है।
प्रमुख लग्जरी मोबिलिटी प्लेटफॉर्म हाइप लग्जरी के ब्रांड एम्बेसडर बने अभिनेता सुनील शेट्टी। अपनी मोबिलिटी सेवाओं का विस्तार कर रही हाइप लग्जरी। सुनील शेट्टी ने कहा है कि हाइप लग्जरी का चेहरा बनकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। और चलिए आगे बढ़ते हुए अब बात करते हैं एक खूबसूरत पहल की। खूबसूरत पहल में बात करते हैं गया की, जहां नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में जहां नक्सलियों की गोलियों और बमों से पूरा इलाका गूंजता था, वहां के युवा सेना में जाने के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं। किस तरह से ये मेहनत उनकी चल रही है, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। गया के नक्सल प्रभावित इलाके इमामगंज में आर्मी के सेवानिवृत्त 3 जवान युवा पीढ़ी को सेना से जोड़ने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। इसके लिए प्रतिदिन सुबह और शाम सभी को अभ्यास कराया जा रहा है। इमामगंज प्रखंड का डुमरिया इलाका जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, यहाँ नक्सलियों द्वारा युवा पीढ़ी को दिग्भ्रमित कर संगठन में शामिल कर लिया जाता है। आर्मी के सेवानिवृत्त 3 जवानों द्वारा दिए जा रहे इस प्रशिक्षण से अब इलाके की तस्वीर बदलने लगी है। अपना डिफेंस लाइन में जाने का जज्बा अपना अलग होता है। सब कोई चाहता है कि अपना देश के लिए कुछ करे, तो कर गुजरने का अपना ही होता है। तो ऐसे हम सब लड़कियां यहाँ पे, जैसा है कि यहाँ क्षेत्र है, उस क्षेत्र के अनुसार हम सब लड़कियां मेहनत कर रहे हैं। मेहनत का फल जैसा हर साल में 14 प्रोग्राम था, ऐसे बाहर दूर पड़ता था बस सेवा में, तो यहीं पे और से मेरी फ्रेंड लोग रहती थी, तो लोगों के साथ में रह के आजाद सकती थी रनिंग कर पा रहे। सेना से जोड़े जाने की ट्रेनिंग दे रहे आर्मी के सेवानिवृत्त जवान मंजीत कुमार ने बताया कि हम तीनों ने यह सोचा कि युवाओं को सेना में जाने के लिए प्रेरित करें। यह प्रशिक्षण उन्हें मुफ्त दिया जाता है। गरीब के बच्चे हैं, कहीं जाते ही नहीं, बस यही वहाँ पढ़ते थे और कोई इनका यहाँ सिखाने वाला, तैयारी करवाने वाला था नहीं। तो फिर जब से हम खोले तो धीरे धीरे हमारे पर कॉन्टेक्ट हुए स्टूडेंट लोग, बोले सर कब से बुकिंग कर रहे हैं, कब से चला रहे हैं। फिर हम लोग 3 लोग इमामगंज क्षेत्र से रिटायर हुए हैं, हम हो गए, एक हमारे मित्र राजीव सर हो गए, एक सुजीत सर है, तीनों मिल करके आपस में प्लान किए कि अब रिटायर हो गए हैं, पेंशन तो हम लोग का मिल रहा है, लेकिन अपने क्षेत्र में कुछ लोगों को, कुछ भाई बहन को कुछ निकालें, जिस तरह से हम लोग तीनों गए। यह नक्सली क्षेत्र जहां सुरक्षा बलों और नक्सलियों द्वारा गोलियों और बमों की आवाज से पूरा इलाका गूंजता था, अब यहाँ के बच्चे सेना से जुड़ने का प्रशिक्षण पाकर नक्सलवाद को खत्म करने के लिए प्रेरित हो रहे हैं। इस प्रयास से आने वाले समय में यह क्षेत्र पूरी तरह से नक्सलवाद मुक्त होने की उम्मीद है। गुड न्यूज जज्बा इंडिया के लिए इमामगंज से सलमान हैदर की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और इस खूबसूरत पहल के बाद अब बात आपकी सेहत की। महिलाओं का स्वास्थ्य हमेशा से एक अहम विषय रहा है। महिलाओं के स्वास्थ्य को बेहतर रखने के लिए सही देखभाल जरूरी है। महिलाओं के स्वस्थ जीवन के लिए क्या किया जा सकता है, आइए समझते हैं इस खास रिपोर्ट में। महिलाएं आज हर क्षेत्र में आगे हैं। हर क्षेत्र में वो अपना योगदान दे रही हैं, अपनी जगह बना रही हैं और अपनी पहचान दर्ज करा रही हैं। घर, परिवार, बच्चों और दफ्तर सभी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाती महिलाएं कहीं न कहीं अपनी सेहत को नजरअंदाज कर देती हैं, या ये कहें कि उस पर ध्यान ही नहीं देती। किशोरियों में ज़्यादा प्रॉब्लम है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की। और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एक तो उनका शारीरिक विकास, मानसिक विकास और साथ में महीने की शुरुआत, जिसको कि हम मेंस्ट्रुअल पीरियड बोलते हैं, उसकी शुरुआत होती है। तो ये ज़रूरी है कि उनको करेक्ट नॉलेज यानी कि जागरूकता ज़रूर होनी चाहिए, जिससे कि उनको पता हो कि मेरे को क्या हो रहा है, मेरे शरीर में क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। किसी भी किशोरी की शादी जो है 18 साल से पहले ना हो, और उसके बाद में उसको जागरूकता होनी चाहिए कि विवाह के बाद में मुझे तुरंत ही बच्चा नहीं करना, कम से कम 2 साल का गैप होना चाहिए। और उसके लिए वो डॉक्टरी सलाह ज़रूर लें, जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं उनके उपाय के लिए। और साथ साथ प्रेगनेंसी अगर होती है तो उसकी जांच होना कम से कम 4 बार हर एक प्रेग्नेंट वुमेन को अपनी जांच ज़रूर करानी चाहिए, जिसके दौरान उनकी पूरी जांच की जाती है, उनकी भी, और अल्ट्रासाउंड के द्वारा बच्चे की भी जांच की जाती है। और ये ज़रूरी आवश्यक है कि हर एक महिला का जो
वो अस्पताल में ही बच्चे को जन्म दे ताकि माँ और बच्चा दोनों स्वस्थ रहें। ऐसे कई कारक हैं जो महिलाओं में स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं, जैसे बचपन से ही सही पोषण न मिलना, अनीमिया, शारीरिक कमजोरी, गर्भावस्था में पोषण व देखभाल की कमी, प्रसव के दौरान की जटिलताएं, मासिक धर्म में अनियमितता व समस्याओं का होना, नियमित व्यायाम न करना, मानसिक थकावट और अवसाद, और वहीं महिलाओं में होने वाले कैंसर जैसे स्तन कैंसर व प्रजनन अंगों के कैंसर महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए बड़ी समस्या उत्पन्न करते हैं। अनीमिया तो कंटिन्यूसली हमें वॉच करना है। अगर महिला सुस्त है, काम नहीं कर पाती ठीक से, तो बहुत ज़रूरी है कि हम अनीमिया की देखभाल और उसकी जांच और उसका इलाज ज़रूर होना चाहिए। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो बहुत सारे चेंजेस बॉडी में आते हैं। मीनोपॉज यानी कि मासिक धर्म जो है वो बंद हो जाता है, और इसके साथ कुछ और समस्याएं हैं जैसे कि कैंसर की जांच होना, वो या मानसिक रोग हैं, वो अकेलापन का शिकार हो सकती है। जरूरी है कि सभी महिलाएं अपने स्वास्थ्य को लेकर जागरूक और सजग रहें, अपने स्वास्थ्य की सही देखभाल करें, स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं और खान पान का विशेष ध्यान रखें। इससे बीमारियों का खतरा कम होगा और महिलाओं का स्वास्थ्य ठीक रहेगा। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और स्वास्थ्य के बाद चलिए नया सवेरा में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं मौसम की और जानते हैं मौसम का मिजाज। नया सवेरा के आज के अंक में बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको लिए चलते हैं जम्मू कश्मीर की खूबसूरत वादियों में, जहां एक युवा कलाकार ने अपनी बनाई पेंटिंग्स के जरिए स्वच्छ भारत अभियान और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे सामाजिक संदेश के जरिए लोगों को जागरूक किया है। बिल्कुल, और आप इन तस्वीरों का आनंद लीजिए और अपने परिवार के साथ खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए और लगातार देखते रहिए दूरदर्शन समाचार। और इसी के साथ हमारे आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। नया सवेरा के प्रायोजक थे